स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 1 आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी, और आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप का अर्थ होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। द्वीप, टापू, आइलैंड, वो प्लेस होता है, वो पीस ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड होता है। और ऐसा ही एक द्वीप, एक टापू, एक आइलैंड श्रीलंका है, जो चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इंडियन ओशियन उसको चारों तरफ से सराउंड करके रखे हुए है। यह एक छोटा सा द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है, आइलैंड नेशन है। इसकी आबादी जो है हमारे देश के एक राज्य हरियाणा के आबादी के बराबर है लगभग। श्रीलंका की जो आबादी है वो हमारे देश के एक राज्य हरियाणा के आबादी के बराबर है लगभग। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के कुल आबादी का 74% सिंहली लोग हैं। 74% सिंहली लोग हैं जो सिंहली भाषा बोलते हैं। यहां भी बंटवारा भाषा का आधार पर है। बेल्जियम में भी बंटवारा भाषा का आधार पर था। वहां डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा की हमने चर्चा करी थी। यहां पर भी दो भाषा के आधार पर क्षेत्र बंटा हुआ है, सिंहली और तमिल। तो 74% जो लोग हैं कुल आबादी का, वो सिंहली भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। सिंहली भाषा बोलते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं 74% लोग। 18% जो लोग हैं वो तमिल हैं, तमिलियंस 18% एंड 74% सिंघालीज हैं, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि जो कि बुद्धिस्ट हैं। 18% तमिलियंस हैं जो कि तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। ये तमिल भाषा जो बोलने वाले हैं, इनमें से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं, यानी कि कुछ हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं। ये जो 18% तमिलियंस हैं, इस 18% में 13% श्रीलंकन तमिलियंस हैं, श्रीलंकाई तमिल हैं, और 5% भारतीय तमिल है। ये भारतीय तमिल वे लोग हैं जो उन प्लांटेशन वर्कर्स के वंशज हैं जिन प्लांटेशन वर्कर्स को अंग्रेज हमारे देश से श्रीलंका लेके गए थे। जब हमारा देश भी और श्रीलंका भी दोनों ब्रिटेन का उपनिवेश था, ये दोनों ही देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे, कॉलोनीज थे। दोनों ही जगहों पर ब्रिटेन का राज था। ब्रिटेन श्रीलंका में प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवाता था। उसको अपना प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए लेबर्स की जरूरत थी, मास लेवल पे लेबर्स की जरूरत थी, लेबर फोर्स की जरूरत थी, मजदूरों की जरूरत थी। तो ब्रिटिशर्स इंडिया से लेबर फोर्स वहां ले जाते थे। हमारे देश का एक राज्य है तमिलनाडु,
जो कि श्रीलंका के नजदीक पड़ता है। हमारे देश का एक राज्य है तमिलनाडु, जो कि श्रीलंका के नजदीक पड़ता है। मैप अगर आपको याद होगा तो यही है हमारे देश का साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के ठीक दक्षिण में कुछ ही दूरी पर यहीं पर है वो श्रीलंका, जो कि एक आइलैंड कंट्री है। हमारे एक देश के एक राज्य हरियाणा के लगभग बराबर है। इसकी आबादी भी लगभग हरियाणा के बराबर ही है। तो हमारे देश में यहां पर एक राज्य है, ये राज्य यही है तमिलनाडु। इस तमिलनाडु राज्य के नजदीक है ये श्रीलंका। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इसी तमिलनाडु से लेबर फोर्स को श्रीलंका ले जाते थे काम करवाने के लिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। अब इस तमिलनाडु राज्य में तो तमिल भाषा बोली जाती है। जाहिर सी बात है कि यहां से तमिलियंस ही जा रहे होंगे, तमिल भाषी लोग ही जा रहे होंगे। और वे तमिल भाषी लोग जो वहां गए, अंग्रेज ब्रिटिशर्स जब ले जाते थे उनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, तो एक ऐसे सिचुएशन में ले जाते थे और एक ऐसे सिचुएशन में वहां पर उनको ले जाकर के रखते थे और काम करवाते थे कि चाह करके भी वो तमिलियन लेबर्स वापस अपने मुल्क, अपने देश भारत के, अपने इस जन्मभूमि तमिलनाडु में नहीं लौट सकते थे। इसलिए वो वहीं के वहीं रह गए और उनके ही जो वंशज आए, उनसे जो जनसंख्या वृद्धि हुई, वो वाली जनसंख्या जाहिर सी बात है वहीं श्रीलंका में ही रह गई, वहीं बस गई। क्योंकि अब वो जो आने वाली पीढ़ी थी, उस आने वाली पीढ़ी को ना तो यहां के बारे में पता और ना ही उनके जो लोग यहां छूट गए थे उनको उनके बारे में पता। सब कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो तमिलियंस वापस यहां नहीं आ सकते जो श्रीलंका में बस गए, और नहीं यहां के लोग उनको बुला करके बसाना चाहेंगे। तो फिर अल्टीमेटली वो रहेंगे कहां? उसी श्रीलंका में रहेंगे। तो ये जो 5% तमिलियंस से इस तरीके से भारतीय मूल के हैं, और 13% जो तमिलियंस हैं वो श्रीलंका मूल के हैं, श्रीलंकाई हैं। टोटल ये हो गए 18%। इनमें से कुछ हिंदू धर्म के हैं, कुछ मुसलमान धर्म के हैं, इस्लाम धर्म के हैं। जबकि जो 74% सिंघालीस लोग हैं, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो श्रीलंकाई ही हैं, श्रीलंकाई मूल के हैं, श्रीलंका के ही मूल निवासी हैं और वे बौद्ध धर्म को मानते हैं। अब ये टोटल कितना हो गया? 74 + 18 92%। बच गए 8% लोग और आबादी का। उस 8% में 7% ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियंस। ये क्रिश्चियन जो हैं ये सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं की ज्ञाता है, दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, दोनों भाषाओं को बोलते हैं। ये 7% ईसाई लोग। ये वो लोग हैं जिनको कि ब्रिटिशर्स क्या थे? ईसाई धर्म के थे। उनमें से जब देश आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, स्वतंत्र हुआ। हमारा देश 1947 में, 1947 में, और ये इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, 1948 में। तो सारे के सारे यहां तो गए नहीं, कुछ न कुछ रह गए। वो क्रिश्चियन थे, ईसाई धर्म के थे। और जब ब्रिटिशर्स यहां पर थे तो उन्होंने कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन भी करवाया था। कुछ बुद्धिस्ट लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया था, इनमें से कुछ हिंदुओं को भी कन्वर्ट किया था, कुछ मुसलमानों को भी किया था। तो ये जो
7% ईसाई लोग हैं, कुछ तो ब्रिटिश मूल के हैं जो यहां रह गए, जिनकी आबादी बहुत कम है इसमें, और ज्यादातर जो इसमें आबादी है वो है कन्वर्टेड क्रिश्चियंस की, जो पहले या तो बुद्धिस्ट थे या फिर हिंदू थे या फिर मुसलमान थे, उनको कन्वर्ट करके, उनको बदल करके ईसाई बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये 7% लोग ये हैं जो कि सिंहली और तमिल दोनों भाषाओं को बोलते हैं। ये हो गया 99%, बच गया 1%। 1% में अन्य भाषाओं को बोलने वाले और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो इस तरह से श्रीलंका की कुल आबादी 100% में से ये सारे बंटवारे हो गए। अब जरा श्रीलंका को देखते हैं। तो यहां हमने आपको बताया कि हमारे देश भारत, यहां पर कल मैंने साउथ इंडिया बनाया है जो कि हिंद महासागर से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। पूरब में हिंद महासागर का ही एक समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और हमारे देश के पश्चिम में हिंद महासागर का ही एक समुद्र है, एक सागर है, अरब सागर, और इधर तो खुद हिंद महासागर ही है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी हिंद महासागर के ही हिस्से हैं, यानी कि हिंद महासागर ने हमारे देश के दक्षिणी हिस्से को, दक्षिण भारत को 3 तरफ से घेर रखा है, और श्रीलंका को चारों तरफ से घेर रखा है हिंद महासागर ने। हमारे देश के ठीक दक्षिण में है, और हमारे देश के एक राज्य तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक में ही है। तो ये है श्रीलंका की स्थिति। अब इस श्रीलंका में हम देखते हैं आबादी का वितरण। अगर हम लोग देखें, आप देखिए ये श्रीलंका का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, ये है श्रीलंका का उत्तर पूर्वी हिस्सा। इस उत्तर पूर्वी हिस्से में, जिसको कि मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, छोटा सा एक हिस्सा यहां पर रेड कलर से मार्क है, यहीं पर बसते हैं तमिलियंस। ये हैं 13% श्रीलंकाई तमिलियंस, जिनको कि मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है यहां और यहां, श्रीलंकाई तमिलियंस हैं। और यहां पर जो मैंने डार्क ब्लैक कलर से मार्क कर रखा है, ये हैं 5% वो तमिलियंस जो कि भारतीय मूल के हैं, भारत से वहां पर जिनके पूर्वज प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए लेबर के रूप में ले गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर ये 5% आबादी वो है, और ये है 13% पॉपुलेशन जो कि श्रीलंकाई मूल के तमिल लोगों की है, तमिलियंस की है। और ये जो आप इधर उधर छिटपुट ये चीजें देख रहे हैं, ये हैं वो 7% ईसाई जो कि सिंगली और तमिल भाषा दोनों बोलते हैं। ये लोग इधर उधर थोड़ा थोड़ा करके बिखरे हुए हैं। तो बाकी जिसके ऊपर कोई कलरिंग नहीं है, वो 74% बौद्ध धर्म को मानने वाले, सिंगली भाषा को बोलने वाले श्रीलंकाई मूल के लोग हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस देश में बहुसंख्यक सिंगली लोग हैं और अल्पसंख्यक तमिल लोग हैं। मुख्य रूप से अब हम बात करें तो बहुसंख्यक हो गए सिंगली लोग और अल्पसंख्यक हो गए तमिल लोग। अब जब देश श्रीलंका सन 1948 में आजाद हुआ, तो वहां पर आजाद देश की आजाद सरकार बने। उस आजाद देश का आजाद सरकार में बहुमत किसकी रही? तो सिंगली भाषी लोगों की रही। ये बहुसंख्यक लोग यही थे, तो जाहिर सी बात है इनकी ही आबादी वहां पर ज्यादा थी, बहुमत ज्यादा थी, और सिंगली बहुसंख्यक वाली सरकार फिर मनमानी करने लगे। उनके दिल और दिमाग में बेईमानी आ गई, और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे नियम और कानून बनाए जो कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय वाली बात हो गई, नाइंसाफी वाली बात हो गई उनके साथ। उदाहरण के लिए 1956 में उस सिंगली बहुमत वाले सरकार ने क्या किया? सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, जबकि तमिल भाषा को उन्होंने इग्नोर कर दिया।
कोई महत्व नहीं दिया तमिल भाषा को, कोई महत्व नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा सिंगली भाषा को महत्व दिया और उसी को श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दिया। शिक्षा संस्थानों में, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिंगली भाषी लोगों के बच्चों को प्राथमिकताएं दी जाने लगी। यानी कि पहले एडमिशन वहां के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिंगली समुदाय के बच्चों के ही होंगे। अगर उनसे सीटें खाली रह गई तब तो तमिलियंस के बच्चों के एडमिशन होंगे, अदरवाइज तमिलियंस के बच्चों के एडमिशन शिक्षा संस्थान में, स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी नहीं होगा। फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो सिंघाली स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, न कि तमिलियन स्टूडेंट्स को। उसी तरह सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सिंगली स्टूडेंट्स को दिया गया, सिंगली लोगों को। यानी कि जो सिंघाली कैंडिडेट्स थे उनसे ही पहले सारी सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। उनसे अगर कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, जो कि सिंघाली कैंडिडेट से नहीं भरी जा सकती है, तभी तमिलियंस को एंट्री मिलेगी, अदरवाइज तमिलियंस को सरकारी नौकरियों में भी एंट्री नहीं मिलेगी। यहां भी उनको ठेंगा दिखा दिया गया। उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया बौद्ध मत का संरक्षण करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए। पर हिंदुइज्म और इस्लाम, हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, हिंदू मत और मुस्लिम मत, ईसाई मत, इनके प्रमोशन के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके बढ़ावे के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। सिर्फ और सिर्फ संरक्षण और बढ़ावा उसने बौद्ध धर्म को दिया, जो धर्म सिंगली भाषी लोगों का था। इनके अलावा तमिलों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उनको वो राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए जो राजनीतिक अधिकार सिंघालीस को दिए गए थे। वही राजनीतिक अधिकार तमिलियंस को बिल्कुल भी नहीं दिए गए। इनको राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित किया गया। जाहिर सी बात है कि जिस समुदाय के साथ इतनी नाइंसाफी होगी कि उसकी भाषा को छठुआ बना दिया गया, छांट दिया गया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, जिस समुदाय के लोगों को शिक्षा संस्थानों में उनके बच्चों को एडमिशन में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, अगर सीटें वैकेंट रहेंगी तो मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी, यानी कि एजुकेशन से भी उनको वंचित रखने के लिए कोशिश की गई, सरकारी नौकरी से भी उनको वंचित रखने की कोशिश की गई, और उनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी और उसके संरक्षण के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया। तो वो क्या समझेंगे? दबा कुचला ही समझेंगे। यानी कि तमिलियंस को यह एहसास हो गया कि हर पल और हर कदम पर और हर जगह उनके साथ ये सिंगली बहुसंख्यक वाली जो सरकार है वो उनके साथ अन्याय अन्याय और अन्याय ही कर रही है, उनके साथ नाइंसाफी ही कर रही है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है। और ऐसे में तमिलियंस के दिल और दिमाग में इस सरकार के प्रति और ये बहुसंख्यक लोगों के प्रति नफरत तो पैदा होगी, बदले की भावना तो आएगी, गुस्सा तो आएगा। और यही हुआ कि तमिलियंस को गुस्सा आया, उनके दिल और दिमाग में सिंघालीस के प्रति नफरत पैदा हुई, बदले की भावना उत्पन्न हुई, और यही से शुरुआत हुई एक क्या कहते हैं संघर्ष की। और एक ही देश के अंदर उसी देश के दो समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, यानी कि गृह युद्ध की शुरुआत हुई। गृह युद्ध के दौरान तमिलियंस ने क्या किए, उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने अपने राजनीतिक पार्टियां बनाई, अपना एक अलग संगठन भी उन्होंने तैयार किया।
एक ही नहीं, और धीरे धीरे कई सारे संगठन तैयार होने लगे और कई राजनीतिक पार्टियां बनने लगी, तमिलियंस के भी अपनी अलग। और फिर उन संगठनों, राजनीतिक पार्टियों की मदद से तमिलियंस अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी सरकार के सामने। उनकी मांग थी तमिल भी राजभाषा बनाई जाए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सिंगली को राजभाषा हटा करके तमिल को राजभाषा बनाई, उन्होंने कहा कि तमिल को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए सिंगली के साथ साथ। दूसरा उनकी मांग थी कि तमिलों को समान अवसर दिया जाए, शिक्षा में भी और रोजगार में भी, इसके अलावा अन्य सभी जगहों भी समान अवसर दिया जाए, उनको समानता प्रदान किया जाए, समान अधिकार दिए जाए, क्योंकि वो भी श्रीलंका के ही नागरिक हैं। और उनको भी समान राजनीतिक अधिकार दिया जाए, राजनीतिक पार्टियां बनाने, चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने, सरकार में भाग लेने, सरकार बनाने, इन सब के लिए उनको भी राजनीतिक अधिकार दिए जाए, और उतने ही राजनीतिक अधिकार दिए जाए जितने कि सिंगली भाषी लोगों को मिले हुए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए उनको। ये सारी मांग उन्होंने रखे, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की, एक भी मांग पूरी नहीं की। श्रीलंकन गवर्नमेंट यानी कि सिंगली बहुसंख्यक वाली गवर्नमेंट, सिंगली बहुमत वाली सरकार ने तनिक भी इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। उनको अंदाजा नहीं लगा कि फिर ऐसा करने से कुछ और अशुभ भी हो सकता है। वो अपनी मनमानी जारी रखे। नतीजा 1980 के दशक में 1980 के दशक में तमिलियंस ने अपना एक अलग संगठन बना लिया, और वो संगठन था LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम, LTTE। यानी कि इलम का अर्थ होता है सरकार, स्वतंत्र तमिल इलम अपने इलाके में कहां वो बसे हैं, श्रीलंका देश के देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये अधिकांश रूप से बसे हुए हैं तमिलियंस। हालांकि तमिलियंस यहां भी हैं, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन अब उनकी मांग होने लगी इस बड़े क्षेत्र पर जहां पर उनका अधिकांश आबादी का निवास था। ये रेड जोन जो मैं दिखाया हूं, इस इलाके को, उत्तर पूर्वी इलाके को अलग से एक स्वतंत्र देश बनाने की बात उन्होंने करने लगे, और वहां पर उनकी एक अलग स्वतंत्र सरकार होगी। एक अलग देश, स्वतंत्र देश, और स्वतंत्र देश की एक अलग स्वतंत्र सरकार बनाने की उन्होंने मांग कर दी। यानी कि उनको चाहिए था स्वतंत्र तमिल इलम। इलम का अर्थ होता है सरकार, स्वतंत्र मतलब आजाद, इंडिपेंडेंट, तमिल, इलम का अर्थ है सरकार, यानी कि स्वतंत्र तमिलियन की सरकार इधर उनको चाहिए। अब ये मांग करने उन्होंने शुरू कर दी, यानी कि अब बात देश के दो टुक बंटवारे की होने लगी। जहां अभी तक बात सिर्फ मांगों तक सीमित थी सन 1900 दशक से, अब वो बात बंटवारे तक पहुंच गई, और फिर भी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और बेल्जियम के लोगों ने जिस तरह से समझदारी दिखाई थी और अपने देश के दो टुकड़े होने से उन्होंने बचा लिए थे, ऐसा कोई भी कदम श्रीलंकन गवर्नमेंट ने नहीं लिया, और न श्रीलंका के बहुसंख्यक लोगों ने लिया। नतीजा अब ये धीरे 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 गृहयुद्ध, बड़ा गृहयुद्ध का रूप लेने लगा, और शायद ही कोई दिन होता होगा जब श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन मिलिट्री और लिट्टे यानी कि LTT वालों के बीच झड़प न होती हो। अब LTT वालों के पास, लिट्टे वालों के पास एक से एक खतरनाक हथियार हैं, और लगभग साल के 365 दिन में से साल के 360 दिन श्रीलंकन मिलिट्री और लिट्टे वालों के बीच हिंसक झड़प होती है। अभी तक पता नहीं कितने हजार लोग दोनों तरफ के मारे गए, और कितने और मारे जाएंगे। कितने हजार लोग जो मारे गए, उनकी वजह से कितने परिवार
बर्बाद हो गए। कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने बुजुर्ग बेसहारा हो गए, कितने करोड़ अरब डॉलर की जो संपत्ति है वो स्वाहा हो गई इस गृह युद्ध में। और ये सिलसिला कब तक चलेगा अभी कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट अभी भी इनके साथ समझौता करके इनके किसी भी मांग को पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, और लिट्टे वाले भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनको भी अपनी मांगें पूरी चाहिए। इस तरह से एक छोटा सा देश जो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता था, वो तरक्की करने के बजाय ज्यों का त्यों स्थिर है, और कई मायनों में वो पिछड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस गृह युद्ध के कारण। हालांकि इस गृह युद्ध को खत्म करना और दोनों के बीच में समझौता करने की कोशिश दुनिया के कई सारे संस्थाओं ने किए, कई सारे देशों ने किए। हमारे देश ने भी उसमें कुछ प्रस्ताव रखे, कुछ योगदान दिए, लेकिन अभी तक जो नेट रिजल्ट है वो 0 है। अब इसके बाद की कहानी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि जब सत्ता में सबको साझेदारी नहीं मिलती है तो क्या परिणाम निकलता है। वही परिणाम निकलता है जो परिणाम बेल्जियम में निकल सकता था। बेल्जियम के टुकड़े टुकड़े हो सकते थे, लेकिन सत्ता में भागीदारी करके उसके टुकड़े होने से बचा लिया गया। वही परिणाम हो सकता है जो कि श्रीलंका अभी तक सन 2020 तक, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं 10 अगस्त 2020 को, इस समय तक ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, और पता नहीं और आगे कब तक जूझता रहेगा। तो ऐसा ही होगा जब सत्ता में साझेदारी नहीं होगी। थैंक यू।